नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पे। देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो थे हमसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम तकरीबन 2 साल डिले हो गया, उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ेगा? क्या अटेंडेंस कम होगा? क्या कट ऑफ नीचे जाएगा? और अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वैकेंसी है 1,03,000 समथिंग के, और पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसका कंपैरिजन आप इस बार नहीं करेंगे। हालांकि मैं कंपैरिजन वाइज यहाँ पे कट ऑफ बनाया हूँ, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पिछली बार तो इतना कट ऑफ गया था, इतना कम कैसे कट ऑफ जाएगा। भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पिछली बार वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, तो उससे पहले कोई भी वैकेंसी मार्केट में नहीं था। जितने भी पढ़ने वाले स्टॉक हो गए थे बच्चे, एकदम से उनका इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया था कि उनको फॉर्म भरना ही भरना था, क्योंकि अब उनका एज एक्सपायर हो रहा था। जिसकी वजह से अच्छे अच्छे बंदे, आप देख सकते हैं कि श्रवण कुमार जो IITian है, उनको भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पहले उनको फॉर्म मतलब कि मिला ही नहीं, रेलवे एग्ज़ाम ले ही नहीं रहा था। जिसकी वजह से अच्छे अच्छे बंदे आ गए और कट ऑफ को बढ़ा दिए, और वो बंदे अब सेलेक्ट हो चुके हैं। कहाँ पे आपको मैं बताऊं कि बंदे जो पिछली बार मतलब कि अच्छे खासे पढ़े बड़े जो थे वो स्टॉक हो गए थे, वो बच्चे उस दरमियान जितने भी वैकेंसी आए इलेक्शन के दरमियान बच्चे मार्केट से निकल गए। तो ऑब्वियस है वो तो अब फॉर्म भरेंगे नहीं, क्योंकि अगर ग्रुप डी में भी वो अगर सेलेक्ट हो गए हैं तो उनका एक इंक्रीमेंट लग गया है, एक या दो इंक्रीमेंट लग गया है, तो उनका प्रमोशन हो चुका है। जिसकी वजह से अब वो कम सैलरी पे काम नहीं करेंगे। अब जब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, जब उनका ज्वाइनिंग होगा, तब तक इनका जो इंक्रीमेंट है 4-5 बार लग चुका होगा। तो यानी कि वो अब तक टेक्नीशियन बन चुके होंगे जब वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोबारा देंगे। तो अगर कोई होता ना कि हम पास में आना चाहते हैं तो दोबारा देंगे, लेकिन उनका इंक्रीमेंट इतना लग चुका होगा कि वो ऑलरेडी टेक्नीशियन बन चुके होंगे, तो वो उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं देंगे। जिसकी वजह से ये तो हुआ फैक्टर कि ग्रुप डी में जो सिलेक्ट हुए हैं, और भी बहुत जगह सिलेक्ट हुए, जैसे आपका ALP में सिलेक्ट हो गए, JEE में सिलेक्ट हो गए, और ये सभी 2-3 साल के बाद इतना इनका सैलरी हो जाएगा कि जो कि ग्रुप डी के बारे में सोचेंगे नहीं। कोई भी अपना मतलब कि नीचे नहीं जाना चाहता है, हमेशा ऊपर ही जाना चाहता है। जिसकी वजह से जितने भी बंदे सिलेक्ट हो गए हैं वो लगभग अब एग्ज़ाम नहीं देंगे। ऑब्वियस है, जब नहीं देंगे और वो बच्चे पढ़ने वाले थे, इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि क्यों कट ऑफ जाएगा, उसके बाद कट ऑफ पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद बिहार के, यूपी के SSC हो गए, टीचर इतने इतने हो गए, कांस्टेबल के इतने निकल गए। तो यानी कि जितने भी मार्केट से बच्चे थे वो लगभग निकल गए। अब ये जो आपका फेज है, उसी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और इतना भी नहीं पढ़ने वाले हैं कि मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं 1,03,000 है। पिछली बार तो इसके लगभग आधा थे। ठीक है, तो इतना कम वैकेंसी था पिछली बार, तब जाके आपका लगभग सिलेक्शन होने ही वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इस बार, तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले थे लगभग निकल गए। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है ग्रुप डी का जॉब कौन करता है, मजबूरी में करता है आदमी। कौन नहीं चाहता है कि ग्रुप डी से हम बड़ा जॉब करें, लेकिन मजबूरी में करता है। और मजबूरी किसके पास होती है? मिडिल क्लास वाले फैमिली के पास या लोअर क्लास वाले फैमिली के पास। कभी अपर क्लास वाले फैमिली के पास मजबूरी नहीं होती है। ठीक है, वो तो ग्रुप डी के बारे में सोचते तक नहीं है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है। ठीक है, मैंने बताया ही, जैसे JEE वगैरह, ये तो हो गया कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे और भी जॉब आते हैं बीच बीच में, 200 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी, इस तरह के जो जॉब आते हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हो गया, बैंकिंग में सिलेक्शन हो गया। तो इस दरमियान जो आपके ऊपर पढ़ने वाले बच्चे थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जो कि आपसे थोड़ा ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और भी हम देखें, टाइम गैप इतना बढ़ गया कि मैंने भी देखा है कि जब टाइम गैप बढ़ जाता है, कोई भी अगर आप फॉर्म अप्लाई किए और उसका एग्ज़ाम 2 साल या 3 साल बाद होता है, अटेंडेंस ऑब्वियस कम जाता है। पिछली बार की बात करें तो तकरीबन 75 से 77% अटेंडेंस था। इस बार मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 60% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होगा।
ठीक है। अब वो अटेंडेंस अलग बात है कि सिर्फ नाम पे चले गए कि हाँ हमको एग्ज़ाम देना है, पढ़ के नहीं जाना है, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं बात करूँ, पढ़ने वाले अटेंडेंस आपके 60 से 62 से ज़्यादा नहीं हो गए, यानी कि जो पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट हो गया बहुत सारे। पिछली बार तो फॉर्म ही नहीं रिजेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मुन्ना भाई बैठ गए थे। इस बार तो मुन्ना भाई का चांस ही नहीं, क्योंकि टेंडर इसी वजह से तो बदला गया है। क्योंकि अगर पिछला जेई का आप रिकॉर्ड देखें, जेई का जो टेंडर ले रखा था उसी के पास इसका टेंडर था, एनटीपीसी और ग्रुप डी का टेंडर था। लेकिन जेई में जैसे ही गड़बड़ी हुई उसकी वजह से टेंडर रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब टेंडर रिजेक्ट किया गया मतलब इस तरह के धोखाधड़ी के कारण, तो ऑब्वियस है इस बार धोखाधड़ी कम होगा, यानी कि जो मुन्ना भाई दूसरे के बदले एग्ज़ाम दे रहे थे उसकी संख्या इस बार कम होगी, ठीक है। तो ये सभी है। उसके बाद एज फैक्टर है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि एज अब निकल रहा है तो वो पढ़ाई छोड़ दिए होंगे। अब कोई स्पेशल एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई बहुत कम करता है, बहुत कम ही लोग को लगता है कि ये एग्ज़ाम है, इसके बाद तो हमको एग्ज़ाम देना नहीं है, तो इसी के लिए पढ़ाई करें। जैसे ही एग्ज़ाम एज निकल जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी नहीं करता है। उसको लगता है कि हमारा एज है तो बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन इधर एज निकलता जा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में छोड़ चुका होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि छोड़ चुके होंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपना जो प्रिपरेशन है वो छोड़ चुके होंगे। किस वजह से? आपको भी पता है कि पारिवारिक जो स्थिति है इस समय, फाइनेंशियल स्थिति परिवार की वो उतनी है नहीं कि वो अब अफोर्ड करे पटना बिहार, या आप कह सकते हैं कि दिल्ली या आप इलाहाबाद जाके प्रिपेयर करें, क्योंकि पारिवारिक जो फाइनेंशियल स्थिति है वो एकदम से ख़राब हो चुकी है, तो उनको भी कमाना पड़ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं तो मुझे पता चला, ठीक है। तो अब आते हैं कि कितना कट ऑफ होगा। देखिए ये जो आपके आंकड़ा है, जितने भी आपके आदर से जो इस बार करा रहा है, जैसे यहाँ पे आपका पटना का जो मैंने लिखा है, यहाँ पे पटना का, तो पटना का इस बार बोर्ड नहीं, पटना बोर्ड नहीं, हाजीपुर जो जोन है वो करवा रहा है, ठीक है। तो ये जो पिछला आंकड़ा है, ये पिछली बार ये कट ऑफ गया था। हालांकि ये 73 पॉइंट समथिंग गया था यहाँ पे अजमेर में, लेकिन समथिंग को मैंने हटा दिया है। बस जो आपके इधर वाला पॉइंट के पहले वाला फिगर है उसी को डिनोट कर रखा है, और इतना रा मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। पिछली बार जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये हालांकि पीटी का नॉर्मलाइज मार्क्स है, लेकिन मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ वो रा मार्क्स है, रा मार्क्स जिस पे कि आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला है वो आपका रा मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है जिस पे कि आपको पीटी पे बुलाया गया था, थोड़ा सा ज़्यादा करके आपका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो दौड़ने के लिए बुलाया गया था, और इससे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा, यानी कि अगर 71 है तो अगर आप 75 यहाँ पे लाए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा, जॉब लग गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप अजमेर जोन से हैं 62 नंबर लाते हैं, यूआर में, ओबीसी में 60 नंबर, और अगर एससी हैं तो 57 नंबर, एसटी हैं तो 51 नंबर, ईडब्ल्यूएस है तो 56 नंबर, रा नंबर लाते हैं तो आपको जॉब मिलेगा, ना कि पीटी के लिए। पीटी के लिए तो बुलाया जाएगा, इससे कम नंबर पे भी बुलाया जा सकता है, लेकिन इतना में आपको जॉब लग जाएगा, ठीक है। जितना भी आप देखेंगे, मैं एक एक करके पढ़ के नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बस आप एक बार स्क्रीन पे देख लेंगे आपका कौन सा जोन है। जैसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना है। मैंने ये रेड में लिखा है जो प्रीवियस ईयर में आए थे पीटी के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और ये वाला आपका रा मार्क्स है जो ब्लू में मैंने लिखा है, वो रा मार्क्स है। एक यहाँ पे आपको गड़बड़ी हो सकती है कोलकाता में, कि कोलकाता में 2 जोन है, यहाँ पे पिछली बार 2 जोन नहीं थे, ठीक है, बोर्ड लिया था, इसकी वजह से यहाँ पे 80 गया था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि दोनों जोन में कितना हो जाएगा, तो दोनों जोन में एवरेज 61 ही आपका अगर नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। मुंबई में भी 2 जोन है, यहाँ पे भी लगभग 60 लाएंगे, कोई भी जोन हो उसमें अगर 60 लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाते हैं, देखिएगा आपको सब दिख रहा होगा, सब जोन नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दिल्ली में पिछली बार नहीं हुआ था, दिल्ली जो आदर्श है उसके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो अब जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो यहाँ पे आप 63 लाएंगे, और यहाँ पे आप 61 लाएंगे। ये जो भी है एससी एसटी जो भी है आप देख लेंगे, ओबीसी एससी एसटी जो भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हुबली का सॉरी छूट गया है, यहाँ पे मैं हुबली को लिख देता हूँ जो कि अभी मुझे याद आया। हुबली का अगर आप यहाँ पे यूआर में हैं तो यूआर में तकरीबन 57 आपको लाना पड़ेगा, 57 से 58,
ठीक है, 57 से 58। और अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में आपको 55 से 56, ठीक है, 55 से 56 आपको लाना पड़ेगा ओबीसी में। आपको एससी में 52 है, एसटी में आपको 50 है, ठीक है, और आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो 55 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना ही आपका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये न्यू चैनल है और मुझे बहुत सारे वीडियो अपलोड करने होते हैं। इसकी वजह से एक चैनल पे हौच पौच हो जाता है, इसी वजह से मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।